नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गठबंधन मजबूरियों का। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कृष्ण नकुल से कहता है, अपने दिल की बात कह दो, कहीं देर ना हो जाए। फिलहाल ऑफिस जाना है ना मीटिंग के लिए, तो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। नकुल सिर हिला देता है तो कृष्ण वहाँ से चला जाता है और फिर नीचे सृजा को देख कृष्ण की बातें सोच मुस्कुराने लगता है। फिर जल्दी से तैयार होता है और सृजा के पास जाता है। सृजा उसे फॉर्मल से देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वैसे तो अक्सर नकुल फॉर्मल्स में ही रहता था, पर सृजा हमेशा गुस्से में रहती थी तो उसे देखकर, पर आज उसने पहली बार इतने ध्यान से देखा था। नकुल अपना कोट ठीक करते हुए उससे कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, दोपहर में तैयार है ना। सृजा खोई हुई सी उसे देखती रहती है। नकुल को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सृजा की तरफ देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सुन रही हो ना तुम, मैं क्या कह रहा हूँ। सृजा सकपका जाती है और कहती है, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, तुम जाओ। नकुल उसका अजीब सा व्यवहार देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर सर झटक कर वहाँ से चला जाता है। बाहर कृष उसका वेट कर रहा था। वो जल्दी से कार में बैठता है और कार शेखावत एम्पायर के रास्ते पर चल देती है। कृष गाड़ी चला रहा था और उसकी नज़रें नकुल पर थी। वो नकुल को देख रहा था। शेखावत एम्पायर मुंबई की फेमस बिल्डिंग में से एक था, जिसे नकुल ने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था और हजारों लोग यहाँ उसके लिए काम करते थे। दोनों ऑफिस पहुँचते हैं तो नकुल कृष से कहता है, तुम आराम से कैबिन में बैठो और एक फाइल पड़ी है, उसे पढ़कर कोई आइडिया है तो बताना। कृष को कोई दिलचस्पी नहीं थी मीटिंग में जाने में, तो वो नकुल के कैबिन में चला जाता है। नकुल जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचता है, सब खड़े हो जाते हैं। वो सबको गुड मॉर्निंग कहता है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है। वहाँ पर बैठे सब लोग उसकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी खुश लग रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही सब ताली बजाने लगते हैं तो नकुल मुस्कुरा देता है। सब उसके काम से खुश हो जाते हैं। उसके क्लाइंट मिस्टर रजावत और उनका बेटा व्योम दोनों अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी थी, यह डील डन है, पेपर्स तैयार करवाते हैं। नकुल सिर हिला देता है। तीनों बैठे आपस में बात करने लगते हैं तो मिस्टर रजावत नकुल से कहते हैं, आपको भी तो आज रात की बिजनेस पार्टी का इनविटेशन आया होगा। नकुल हाँ बोलता है तो व्योम कहता है, चलिए यह तो बढ़िया है, फिर मिलते हैं रात की पार्टी में। नकुल सिर हिला देता है। दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इधर कृष नकुल के कैबिन में बैठा नकुल के लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वो कभी बिजनेस में आया नहीं, पर उसे इस फील्ड की जानकारी काफ़ी अच्छे से थी। इसी वजह से नकुल ने उसे वो फाइल पढ़ने के लिए कहा था। तभी कोई गेट पर नॉक करता है तो कृष कम इन कहता है। एक लड़की अंदर आती है। कृष सामने नहीं देखता, वो लैपटॉप की तरफ देखे बस काम किए जा रहा था। वो लड़की नकुल की जगह कृष को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो इतराते हुए कहती है, तुमको इतनी अकल नहीं है, बॉस के कैबिन में बैठे उनके लैपटॉप में ही गड़बड़ कर रहे हो। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो ना। कृष सिर ऊपर करके देखता है तो एक लड़की थी जिसने ज़रूरत से ज़्यादा फिटिंग के और शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, साथ ही खुले बाल और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप। कोई और होता तो उसको देखता ही रहता, पर कृष ऐसा नहीं था। कृष तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और बिना उसकी तरफ देखे कहता है, मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, अपने काम से मतलब रखो और यहाँ क्यों आई हो, यह बताओ, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो। वो लड़की टेबल पर हाथ रखकर थोड़ा उसकी तरफ झुक जाती है और कहती है, वैसे तुम भी कम नहीं हो, काफ़ी हैंडसम हो और बॉस के साथ रहते हो, तो जो उनका वो तुम्हारा, ऐसा ही है ना। कृष गुस्से से उसे देखता है। यही सब करने आती हो
तुम यहाँ काम करने आती हो, या जाकर काम करो, इससे पहले कि नकुल आए और तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़े। उस लड़की के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अरे क्यों निकालेंगे, आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ, और कौन होगा जो माया को मना करेगा। तुमने देखा ना मैं कैसी हूँ। क्रश गुस्से से, गेट आउट, दोबारा इस कैबिन में नजर मत आना। कैबिन क्यों, इस ऑफिस में भी नजर मत आना। आज ही यह नौकरी खोने वाली हो तुम। माया, अच्छा कौन निकालेगा, तुम निकालोगे मुझे, और कौन तुम पर भरोसा करेगा, क्योंकि लोग अंधे होते हैं, लड़कियों की बात पर ही भरोसा करते हैं, और मुझे इसका इस्तेमाल बखूबी करना आता है। वो तुम्हें अपने भाई जैसा मानता है, पर तुम भाई हो तो नहीं ना, तो कैसे यकीन दिलवाओगे। क्रश, तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं फेक फेमिनिस्ट, जो कानून का गलत इस्तेमाल करके दोष लड़कों को सजा दिलवाती हैं, जबकि सजा तो तुम जैसे लोगों को मिलनी चाहिए। लड़का लड़की बराबर होते हैं। यह ढोंग करके ना जाने कैसी भाषा और कपड़े इस्तेमाल करती हो, माना यह तुम लोगों की चॉइस है, पर इतना भी फेमिनिज्म के नाम पर नहीं नाचना चाहिए कि खुद को गलत ना देख पाओ। अब निकलो यहाँ से। माया को क्रश की बातों से गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाती है और अपने बाल मेकअप सब बराबर कर लेती है। उसके कपड़े वैसे भी उसकी बॉडी को छुपा कम दिखा ज़्यादा रहे थे, वो उन्हें भी अस्त व्यस्त कर लेती है। क्रश को कुछ समझ नहीं आता ये कर क्या रही है। इतने में ही एक जोर का थप्पड़ उसे पड़ता है। माया का हाथ उसके गाल पर चला जाता है। वो तिल मिलाकर सामने देखती है तो सृजा लाल आंखों से उसे घूर रही थी। वो आगे बढ़ती है और सृजा को धक्का देकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। सृजा उसे एक और थप्पड़ जड़कर कहती है, ऐसे हिम्मत हुई, बोलो क्या कर लोगी। माया, अभी सबको यहाँ बुला लूँगी और उनको दिखाऊंगी तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे, और तुम दोनों को कूड़े की तरह बाहर फिकवा दूंगी। वैसे हो कौन तुम। सृजा मुस्कुराती है, जल्दी ही पता चल जाएगा कौन हूँ मैं, और फिर कूड़े की तरह बाहर कौन जाएगा। लोगों को बुला रही थी ना, जाओ बुलाओ, मैं भी तो देखो क्या होता है। माया गुस्से से उसे देखती है और चिल्लाने लगती है। नकुल का रूम साउंड प्रूफ था, पर इस समय कैबिन का गेट खुला था तो सब वहां आकर खड़े हो जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं। यह देख माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो सृजा की तरफ देखती है, पर सृजा के चेहरे पर परेशानी बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। यह देख माया हैरान हो जाती है। नकुल प्रेजेंटेशन रूम में कुछ पेपर्स देख रहा था। वो बाहर निकलता है तो इतना शोर देख अपने कैबिन में जाने लगता है, तो वहाँ उसे बहुत भीड़ नजर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो सबको वहाँ से हटाकर अपने कैबिन में जाता है तो सृजा को देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसकी नज़र माया पर जाती है तो वो तेज आवाज़ में कहता है, पर क्या हो रहा है यहाँ। माया उसको देखती है तो रोने का नाटक करते हुए कहती है, देखिए सर, यह क्रश सर ने मेरे साथ क्या किया, और यह लड़की पता नहीं कौन है, इसने मुझे ही थप्पड़ मारा। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इस लड़की को सज़ा दीजिए। यह एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लड़की के नाम पर कलंक है ये। सृजा, नकुल तेज आवाज़ में चिल्लाता है, शट अप। सृजा चुप हो जाती है। वहीं माया के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है अब नकुल इस लड़की को यहाँ से निकाल देगा और फिर वो बाकी चीज़ें संभाल लेगी। नकुल गुस्से में, माया यही नाम है ना तुम्हारा। माया उसकी आवाज़ से घबरा जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। नकुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसे बात करने की। इस पूरे एम्पायर की मालकिन है वो, और तुम उससे इस तरह बात कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। सब उसके मुंह से वाइफ सुनकर हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं माया भी यह जानकर हैरान हो जाती है कि नकुल की शादी हो चुकी है और सामने खड़ी लड़की उसकी वाइफ है। अब वो अपनी ही बातें सोचने लगती है, ये कैसे हो सकता है। सृजा मुस्कुराते हुए, तो मिस माया, पता चल गया आपको मैं कौन हूँ। आपके बॉस मेरे हस्बैंड है, और दूसरी बात, इतना नाटक करने से पहले देख तो लेती, यहाँ कैमरा लगा हुआ है और तुम्हारी सारी हरकतें आवाज़ के साथ रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं। मैं सही कह रही हूँ ना। माय हस्बैंड। नकुल उसके इस तरह बात करने से थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर बात संभालते हुए कहता है, राइट मेरी वाइफ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
आप सब बैठिए अपनी टेबल पर को वहाँ हर डिपार्टमेंट के सामने एक एलसीडी लगा है। वहाँ कुछ ही देर में आप सबको लाइव दिख जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। नकुल की बात सुनकर सब एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब कैबिन में सृजा, नकुल, क्रश और माया खड़े थे। सृजा और क्रश के चेहरे पर उनकी स्माइल थी। वही माया घबराई हुई थी क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। गुस्से में उसे याद ही नहीं था कि पूरे ऑफिस में कैमरा लगे हैं तो यहाँ जरूर भी होगा। नकुल, तो मिस माया आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी सफाई में? माया, सॉरी सर, वो पता नहीं गुस्से में यह सब कैसे हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर। नकुल गुस्से में चिल्लाता है, गुस्से में? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या इल्ज़ाम लगा रही थी और अब कह रही हो? गुस्से में उन लड़कियों से पूछो जिन पर बीतती है कैसा लगता है, और तुम इन सब चीज़ों को खेल समझ रही हो। क्रश को मैं सिर्फ भाई कहता ही नहीं, मानता भी हूँ, और वो खून के रिश्तों से बढ़कर है मेरे लिए। और तुमने उस पर ही इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश के साथ ही मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी, इसकी कोई माफ़ी नहीं है और ना ही नकुल शेखावत ने माफ़ करना सीखा है। तुम्हारी करतूत तो सारा ऑफिस देखेगा, जिससे कभी किसी के मन में ऐसा कुछ करने का ख्याल ना आए। अब जल्दी से अपना सामान समेटो, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारी टेबल पर आ जाएगा, उसे उठाना और निकल जाना इस ऑफिस से, और आज के बाद इस ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखना। माया कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन नकुल अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। माया सिर झुकाकर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है अपना हुलिया सुधारने। नकुल तुरंत अपनी टेबल पर जाता है और लैपटॉप पर तेजी से कुछ करने लगता है, और अगले ही पल कैबिन की वीडियो आवाज़ के साथ पूरे ऑफिस में चलने लगती है। सब एक टक देख रहे थे और बातें बना रहे थे। किसी को कॉल करता है और कहता है लेटर उनकी टेबल पर पहुंचा दो। इतने में नकुल माया का टर्मिनेशन लेटर उसके टेबल पर पहुंचाने को कहता है। तभी सृजा, नकुल मैं ऑफिस में मौजूद लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ? नकुल सिर हिला देता है और सृजा बाहर चली जाती है। इस फ्लोर पर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लोग थे। सृजा बीचों बीच खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखने लगती है। सृजा, अब तक आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन हूँ, और नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। मैं सृजा मलिक शेखावत, आपके बॉस की वाइफ। मैं अभी आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सब ध्यान से उसे देखने लगते हैं और कुछ उसके बारे में आपस में बात करने लगते हैं। तो सृजा आके कहती है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें माया की बात पर भरोसा नहीं हुआ था? किसको लग रहा था वो गलत भी हो सकती है? सब एकदम खामोश हो जाते हैं। तो सृजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सबको देखकर कहती है, आपकी खामोशी बता रही है कि आप सबने तुरंत ही माया की बातों पर भरोसा कर लिया था। मान लीजिए क्रश की जगह आप में से कोई होता और सब आपको ब्लेम कर रहे होते तो आपको कैसा लगता? सबका सिर झुक जाता है। वहीं क्रश और नकुल हैरानी से सृजा को बोलते देख रहे थे। कहीं ना कहीं उन दोनों को अच्छा लग रहा था कि सृजा उनकी तरफ से बोल रही है। सृजा, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारे समाज की सोच ही ऐसी है। लेकिन आप लोग बस अंधे मत बनिए, किसी की बात को बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। हर बार लड़का ही गलत नहीं होता, अक्सर लड़कियां भी गलत होती हैं। यह समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि इनकी जगह कभी आप भी हो सकते हैं। तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो खुद भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए और दूसरों को भी समझाइए। उम्मीद करती हूँ अगली बार से आप सब ऐसा नहीं करेंगे। सब मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं। तो सृजा भी मुस्कुरा देती है और वहाँ से वापस नकुल और क्रश के पास आ जाती है जो खामोशी से उसे ही देख रहे थे। वो उनके सामने खड़े होकर कहती है, क्या हुआ, क्यों मुँह फाड़े खड़े हैं आप लोग, चलिए अंदर। दोनों सिर हिला देते हैं और उसके साथ कैबिन में आ जाते हैं। सृजा सोफे पर बड़ा बैग उठाती है और उनके सामने करते हुए कहती है, इन सब चक्करों में मैं जिसके लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई। यह लीजिए, आप दोनों के लिए नाश्ता लाई थी। मैं माइंड फ्रेश करने के लिए सोचा कुछ काम करती हूँ, फिर याद आया क्रश आए थे पर उन्होंने कुछ खाया
खाया ही नहीं। और नकुल आप भी थोड़ा सा खाकर चले गए थे। नकुल और क्रश हैरानी से सृजा को देख रहे होते हैं। आप सृजा झेप जाती है और कहती है, तुम लोगों ने इस लायक हो ही नहीं, अब चुपचाप खा लो, खुद से बनाकर लाई हूँ। इतनी आसानी से नसीब नहीं होता मेरे हाथों का खाना। नहीं चाहिए तो बताओ, मैं ले जाती हूँ। उसके इतना कहते ही दोनों उसके हाथ से बैग छीन लेते हैं और टिफ़िन खोलते हैं। सृजा ने आलू के पराठे और साथ में चटनी बनाई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पराठों पर टूट पड़ते हैं। सृजा हैरानी से उन दोनों को देखती है और कहती है, कितने बुरे हैं आप लोग, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। उसके इतना कहते ही क्रश और नकुल एक साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। क्रश अपना हाथ पीछे करने लगता है, पर सृजा दोनों का हाथ पकड़ लेती है और दोनों के हाथ से ही खाती है। तीनों इस समय इतने खुश थे कि लग ही नहीं रहा था। कभी सृजा इन लोगों को पसंद नहीं करती थी। सारा खाना खत्म होने के बाद क्रश मुस्कुराते हुए कहता है, सच में बहुत टेस्टी थे। निशा माँ की याद आ गई। क्रश को एहसास होता है उसने क्या बोल दिया, तो वो नकुल के चेहरे की तरफ देखने लगता है जिस पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। सृजा उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और उसे समझाते हुए कहती है, तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए समझा रहे थे, पर खुद वहीं अटके हुए हो। अपनी माँ को जब भी याद करो मुस्कुरा कर याद किया करो, जिससे उन्हें भी अच्छा लगे और तुम्हें भी। जो होना था वो हो चुका, तुम ऐसे उदास हो जाओगे उनके नाम से तो उनको अच्छा लगेगा क्या। नकुल सोच में पड़ जाता है तो क्रश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सही कह रही है सृजा, अब ज़्यादा मत सोच, मुस्कुरा दे। नकुल सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है तो उन दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। सृजा, आप लोग यह सब समेटो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। वो लोग सिर हिला देते हैं तो सृजा वहाँ से बाहर निकलती है और इधर उधर ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुँच जाती है। उसने काफ़ी देर से कंट्रोल किया हुआ था, पर यहाँ आते ही उसके आंसू बह जाते हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर यह थोड़ा मुश्किल था। और अभी नकुल को समझाते हुए उसे अचानक से रिधान का ख्याल आ जाता है तो वापस से उसको रोना आने लगता है, पर वो उन दोनों के सामने रोकर उनका मन नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ जाती है। वो तुरंत ही खुद को संभालती है और मुंह धो लेती है और फिर खुद से कहती है, सृजा, तुझे आगे बढ़ना ही होगा। रिधान अपनी ज़िंदगी में खुश है और तू उससे प्यार करती है, तो उसकी खुशी को बर्बाद नहीं कर सकती। तुझे दिखाना होगा तू आगे बढ़ चुकी है, जिससे रिधान को जब भी सब याद आए तो उसे इस बात का गिल्ट ना हो कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। वो ऐसे ही खुद को समझाती रहती है और फिर लंबी सांस लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और मुस्कुराने लगती है। फिर कैबिन में जाकर उन दोनों से कहती है, आप लोग अपना काम खत्म कर लो, मैं घर जाती हूँ। नकुल, रुको, मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ तुम्हें छोड़ दे, तब तक यहीं बैठो, वरना पता नहीं कहीं इधर उधर गिर पड़ी तो। सृजा उसे घूरती है तो नकुल और क्रश हंसने लगते हैं। सृजा मुंह फुला कर एक कोने में बैठ जाती है। क्रश, तो रुक, मैं ही ड्राइवर से बोल दूंगा और कुछ काम है वो भी देख लूंगा। नकुल उसे देखता है और मन ही मन खुद से कहता है, कितना नौटंकीबाज इंसान है ये, कुछ काम नहीं है, जानबूझकर सृजा के साथ अकेला छोड़ना चाहता है मुझे। क्रश समझ जाता है नकुल उसे देखकर मन ही मन सुना रहा है तो वो दांत निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। नकुल उठकर सृजा के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम रो कर आई हो, मुझसे नहीं छुपा पाओगी। सृजा हैरानी से उसे देखने लगती है तो नकुल कहता है, जानता हूँ बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, पर तुम कोशिश कर रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। सृजा, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी थी, प्लीज़ शांत दिमाग से सुनना। नकुल सिर हिला देता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। सामने से क्रश की आवाज़ आती है, ड्राइवर खड़ा है, सृजा को भेज दे। नकुल ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है और सृजा से कहता है, बाद में बताना जो बताना चाहती हो, अभी घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सृजा बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है और लिफ्ट का बटन दबाकर नीचे पहुंचती है। सामने ही कार खड़ी थी, वो कार में बैठ जाती है तो ड्राइवर घर के रास्ते की तरफ कार मोड़ देता है
कुछ देर में वो घर पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो टिफ़िन किचन में रखती है और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इधर रिधान भी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। रात से वो अपनी दूसरी दवाइयाँ लेने लगा था, जिससे उसे खुद के अंदर ही काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है, जिस पर उसके पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। जब से उसे वो सब बातें पता चली थी, उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इस समय उनसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए फ़ोन साइलेंट पर कर देता है और चेयर से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। छवि भी अपने घर पर बैठी सोच रही थी कि अगर उसके पापा को यह सब बातें पहले से पता थी तो उन्होंने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। वो मन ही मन सोचती है, पापा से पूछना तो पड़ेगा ही, डायरेक्ट नहीं तो इमोशनल करके, और वो मुझे ना बताए ऐसा हो ही नहीं सकता। सबका दिमाग अशांत था, सब अपने ही मन में कुछ ना कुछ सोच रहे थे, पर आगे क्या होगा यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। दोपहर का समय, नकुल ऑफिस से घर पहुंचता है और सृजा को ढूंढने लगता है। वो नीचे कहीं नहीं दिखती तो वो तुरंत भागकर उसके कमरे के पास पहुंच जाता है। दरवाज़ा बंद होता है। नकुल बिना आवाज़ दिए दरवाज़ा खोल देता है। अंदर सृजा तैयार हो रही थी, या यह कहो तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस समय वो अपने सूट की डोरी बांध रही थी जो उसे बंध नहीं पा रही थी। पर नकुल के अचानक आ जाने से वो हड़बड़ा जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। नकुल भी अपनी इस हरकत से झेप जाता है। नकुल, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि शायद तुम तैयार हो रही होगी, मैं जाता हूँ, तुम हो जाओ तैयार। सृजा, रुको, वैसे मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, एक हेल्प कर सकते हो तो कर दो। नकुल मुड़ता है और पूछता है, बताओ क्या हुआ। सृजा उससे विधि को बुलाने के लिए कहती है तो नकुल कहता है उसे तो कुछ काम था, वो चली गई अपने घर, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, मैं मदद कर दूँ। सृजा सोच में पड़ जाती है, वे नकुल की तरफ देख कर कहती है, वो मुझसे यह सूट की डोरी नहीं बंध रही है, तुम कर दोगे। विधि है नहीं, वरना मैं उससे हेल्प ले लेती। नकुल, आर यू श्योर, मैं कर दूँ पक्का। सृजा मुंह बनाती है, और कोई है यहाँ जिससे मैं हेल्प लूँ, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो इतना नहीं कर सकते। नकुल को उसके इस तरह मुंह बनाने पर हंसी आ जाती है। वो उसके कंधे पकड़कर उसे घुमा देता है और कहता है, ठीक है, चुप रहो, कर रहा हूँ। सृजा चुपचाप खड़ी हो जाती है। नकुल धीरे से डोरी पकड़ने लगता है और बांध देता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ हटाने वाला होता है उसका सृजा की पीठ से टच हो जाता है, तो वो तुरंत सॉरी बोलकर पीछे हट जाता है। सृजा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पता था अब वो कुछ कहेगी तो नकुल बुरा फील करने लगेगा। वो ड्रेसिंग टेबल से एक ब्लैक बिंदी उठाती है और अपने माथे पर लगा कर कहती है, मैं रेडी हूँ, तुम्हें फ्रेश होना है तो हो जाओ, मैं नीचे वेट करती हूँ। नकुल, नो, आई एम फाइन, चले लंच बाहर ही कर लेंगे। सृजा, हाँ ठीक है, पर प्लीज़ को कच्चा घास फूस मत खिलाना। नकुल हंसते हुए, वो सलाद होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी। सृजा खुश होकर नकुल के पीछे चल देती है। वहीं नकुल उसके बचपने पर मुस्कुराने लगता है। नकुल खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और सृजा उसके बगल में। कार में सन्नाटा पसरा हुआ था तो सृजा गाने चला देती है। नकुल एक नज़र उसको देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। सृजा भी बाहर देखते हुए गाना सुनती रहती है। नकुल बीच बीच में एक नज़र उसको देख लेता था। कुछ देर में उनकी कार मॉल के बाहर रुकती है, जहां बड़े बड़े अक्षरों में सिटी मॉल लिखा हुआ था। सृजा कार से उतर जाती है। नकुल भी कार पार करके उसके पास आता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। सृजा, वैसे हम शॉपिंग पर क्यों आए हैं, मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं ना, उसमें से कुछ पहन लेती। नकुल, यह बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है तो इसलिए पहनने के लिए भी तो कुछ अच्छा चाहिए, इसलिए मैं 3 पीस सूट लूँगा, और अगर तुम कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ कोई साड़ी लेना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी राय बता रहा था। सृजा, हाँ ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई, अब चले पहले तुम्हारे कपड़ों की शॉपिंग कर ले। नकुल, हाँ, क्योंकि लड़कियों को तो शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है ना। सृजा, ओए मुझे टाइम नहीं लगता, अब चलो जल्दी, या सारा टाइम यहीं बिताना है तुम्हें। नकुल कुछ नहीं कहता और मेंस सेक्शन की तरफ चल देता है। अंदर जाकर सृजा वहाँ खड़े लड़के से कहती है, प्लीज़ इनके लिए कोई अच्छा सा 3 पीस सूट दिखाइए।
वो लड़का सिर हिलाकर कुछ सूट दिखाने लगता है और फिर सृजा की तरफ देखने लगता है, जिसे सृजा ने तो नहीं पर नकुल ने नोटिस कर लिया था। नकुल उसकी इस हरकत से चिढ़ जाता है और उसे बिजी करने के लिए और सूट दिखाने के लिए कहता है। सृजा को समझ नहीं आता अचानक से नकुल को क्या हुआ है, तो वो उससे कहती है, इनमें तो देख लो पहले। नकुल, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम बताओ मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। वो जानबूझकर वाइफ शब्द पर जोर देता है, जिससे वो लड़का झेंप जाता है और नजरें नीची कर लेता है। सृजा एक ब्लैक कलर का सूट उसे देती है और कहती है, यह ट्राई करो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नकुल सूट लेता है और ट्रायल रूम की तरफ चला जाता है। तब तक सृजा इधर उधर कपड़े देखने लगती है। नकुल ट्रायल रूम से बाहर आता है तो सृजा की नज़रें उसी पर ठहर जाती है। बाकी की लड़कियां जो वहां मौजूद थी वो भी नकुल को निहारने लगती है। सृजा की नज़र जैसे ही उन लोगों पर जाती है वो मुंह बनाती है और नकुल के पास जाकर धीमे से कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, अब जल्दी से चेंज कर लो, नहीं तो यह लड़कियां घूर घूर कर तुम में छेद कर देंगी। नकुल को उसकी इस बात पर हंसी आने लगती है, पर वो बिना कुछ कहे तुरंत अंदर चला जाता है। वहीं सृजा काउंटर पर जाकर तेज आवाज में कहती है, यह सूट पैक कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को पसंद आया है। वह जानबूझकर अपनी बात को तेज आवाज में बोलती है। इतने में नकुल भी आ जाता है तो वो लोग पेमेंट करके लेडीज सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। सृजा उनसे कुछ ट्रेडिशनल दिखाने के लिए कहती है तो वो लोग कुछ साड़ी और सूट दिखाने लगते हैं, पर सृजा को कुछ पसंद नहीं आता। वो एक तो साड़ी अपने ऊपर लगा कर देखती है, फिर नकुल से पूछती है, पर नकुल का ध्यान तो कहीं और ही था। वो नकुल की नज़रों का पीछा करती है तो उसकी नज़र एक साड़ी पर थी। सृजा भी उस साड़ी को देखती है तो उसे पसंद आती है। वो सेल्स गर्ल को वो वाली साड़ी दिखाने के लिए कहती है तो नकुल हैरानी से उसे देखने लगता है। सृजा की नज़र भी उस साड़ी पर ही थी। सृजा वो साड़ी अपने ऊपर लगा कर देखती है और खुश होते हुए नकुल से पूछती है, कैसी लग रही है यह साड़ी। नकुल, बहुत सुंदर लग रही है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। सृजा सिर हिलाती है और सेल्स गर्ल से यह साड़ी तैयार करने के लिए कहती है। सेल्स गर्ल, मैम अपना मेजरमेंट दे दीजिए, हम आपके हिसाब से फिटिंग करवा देंगे, तो आप आधे घंटे बाद अपनी साड़ी ले जा सकती हैं। सृजा हाँ में सिर हिलाती है। सृजा जी चलिए। सृजा उस सेल्स गर्ल के साथ चली जाती है और नकुल वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। नकुल वहीं बैठकर सृजा का इंतजार करता रहता है। कुछ देर बाद दोनों वहीं लंच करते हैं और साड़ी लेकर घर आ जाते हैं। दोनों हॉल में बैठ जाते हैं। नकुल अपना काम करने लगता है और सृजा मज़े से टीवी देखने लगती है। छवि अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। फिर वो स्टडी में जाती है जहाँ मिस्टर रहेजा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो गेट नॉक करती है तो मिस्टर रहेजा कॉल कट कर देते हैं और मुस्कुराकर छवि से अंदर आने के लिए कहते हैं, छवि, डैड आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, उम्मीद करती हूँ आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मिस्टर रहेजा, क्या बात है, बताओ, अगर मुझे पता होगा तो ज़रूर बताऊँगा। छवि, डैड, क्या आपको रिधान का एक्सीडेंट कैसे हुआ था और इससे पहले उसकी लाइफ में कोई था कि नहीं, क्योंकि अब रिधान और मेरी ज़िंदगी जुड़ने वाली है पर उसे कुछ नहीं याद। लेकिन आपको तो पता होगा ना, क्या पता कोई हो और कल को वो आकर मेरे वजूद पर सवाल खड़ा करने लगे, मैं क्या करूँगी तब, प्लीज़ बताइए ना। मिस्टर रहेजा सोच में पड़ जाते हैं तो छवि उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लेती है और कहती है, आपको मेरी कसम है डैड, जो पता है बता दीजिए। मिस्टर रहेजा लंबी सांस लेते हैं। हाँ, एक लड़की थी उसकी लाइफ में, कोई सृजा मलिक करके नाम था उसका। ये कहते वो उसे सृजा और एक्सीडेंट के बारे में सब सच बता देते हैं। वो नहीं चाहते थे छवि पर कोई सवाल आए, क्योंकि छवि उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी और वो जानते थे रिधान काफ़ी अच्छा लड़का है, तभी उन्होंने मिस्टर राजीव से वो बात कही थी। छवि अपने पापा के गले लग जाती है। थैंक यू डॉड, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म कर दी एंड सॉरी मैंने आपको परेशान किया, पर आपको नहीं लगता अंकल ने गलत किया। खैर जो भी हुआ हो, मैं अब चलती हूँ।
मिस्टर रहेजा मुस्कुरा देते हैं तो छवि बाहर आ जाती है और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालती है जिसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो फ़ोन को देखते हुए कहती है, सॉरी डैड, पर मुझे यह सब रिकॉर्ड करना पड़ा जिससे मेरे पास रिधान के पापा के खिलाफ सबूत रहे। मैं यह सच आज रिधान को बता कर ही रहूँगी। रात का समय, नकुल अपने कमरे में तैयार होकर बाल सेट कर रहा था। उसी ब्लैक सूट में वो तैयार होकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो एक बार आईने में खुद को निहारता है और धीरे से कहता है, वैसे पसंद तो इसकी भी अच्छी है पर मेरी पसंद ज़्यादा अच्छी है। वो खुद की बातों पर ही मुस्कुराता है और बाहर आ जाता है। सरेजा का कमरा अभी भी बंद था। वो कोट के बटन बंद करते हुए नीचे आने लगता है और साथ ही सरेजा को आवाज़ देता है और बड़बड़ाता है, पता नहीं क्या करती हैं ये लोग जो इतना टाइम लगता है तैयार होने में। हम ही देखो 10 मिनट में तैयार होकर आ जाते हैं। हॉल में आने के बाद वो नज़रें उठाकर सामने देखता है तो सरेजा उसे घूर कर कहती है, लेकिन नकुल को कहाँ होश था। वो तो सरेजा के इस लुक में खो चुका था। वाइन कलर की सिंपल साड़ी, ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज, खुले बाल, कानों में लंबे झुमके, माथे पर ब्लैक बिंदी और हल्का मेकअप। वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नकुल को इस तरह खुद को देखता पाकर सरेजा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो जाकर उसके एक मुक्का मार देती है तो नकुल हड़बड़ा जाता है। सरेजा, इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। और क्या कह रहे थे? 10 मिनट में तैयार होते हो, पूरे 45 मिनट लगाए हैं तुमने तैयार होने में। ऐसा क्या तैयार होना था तुम्हें? लग तो अभी भी वैसे ही रहे हो। नकुल, कितनी बुरी हो यार तुम, थोड़ी तो तारीफ कर देती। हाँ ठीक है, हो गई देर, अब चलो मुंह मत बनाओ। सरेजा उसे घूरती है और आगे बढ़ जाती है। नकुल भी लंबी सांस लेकर उसके पीछे चल देता है। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़े से होटल में पहुंच जाते हैं जो देखने में ही महंगा लग रहा था। वो होटल बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया हुआ था। सरेजा तो चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ पर एक से एक बड़े बिजनेस पर्सनैलिटी आए हुए थे। नकुल और सरेजा साथ में चलते हुए अंदर आते हैं। दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। कुछ लोग उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब एक दूसरे से मिलने लगते हैं। नकुल भी सरेजा को कुछ लोगों से मिलवाने लगता है। सरेजा सबसे मुस्कुरा कर मिलती है। तभी उसकी नज़र मेन गेट पर जाती है और अचानक से उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। नकुल उसको इस तरह देखता है तो उसकी नज़रों का पीछा करता है। उसके चेहरे पर कोई हैरानी वाले भाव नहीं थे क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था, आखिर बिजनेस पार्टी है तो रिधान न आए, ऐसा कैसे हो सकता था। वहां गेट पर छवि और रिधान खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे। सरेजा एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से निकल जाती है। नकुल भी उसके पीछे जाने लगता है पर अचानक से कोई उसे आवाज़ देता है तो उसे मजबूरन रुकना पड़ता है। सरेजा वहां से निकलकर एक कोने में आकर खड़ी हो जाती है। इतनी मुश्किल से तो वो आगे बढ़ रही थी पर बार बार रिधान का सामना कैसे करे वो यह समझ ही नहीं आ रहा था उसे। वो वहीं खड़ी खुद को संभालती रहती है। तभी पीछे से कोई बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? सरेजा लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो सामने खड़ा लड़का उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। सरेजा, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लड़का, जानते नहीं है तो क्या हुआ, जान लेंगे। वैसे आप कौन हैं? इस पार्टी में आई हैं तो बिजनेस से रिलेटेड तो होंगी ही। सरेजा चिढ़ते हुए, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, प्लीज़ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, मुझे मत परेशान कीजिए। वो लड़का मुस्कुरा देता है तो सरेजा और चिढ़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़का कहता है, आप शायद ठीक नहीं थी, बस इसलिए आपका मूड ठीक करने आ गया था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। सरेजा मुड़कर उसे देखती है। इट्स ओके, आप यहाँ क्यों हैं? पार्टी तो उधर चल रही है, एंजॉय कीजिए। वो लड़का सरेजा से कुछ कहता उससे पहले पीछे से नकुल की आवाज़ आती है तो सरेजा को ढूंढते वहाँ तक आया था। नकुल उसे देखकर उसके पास चला आता है।
उसके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। नकुल सृजा को ढूंढते वहां आ जाता है जहां वो उस लड़के के साथ खड़ी थी। चिंता नकुल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। नकुल सॉरी, तुम आना नहीं चाहती थी, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ ले आया, और अब यहाँ आकर कुछ चीज़ों की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया होगा ना। सृजा उसको ऐसे परेशान होते देखती है तो मुस्कुरा कर कहती है, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो, और तुम साथ हो ना तो संभाल लूँगी मैं। वो एक नज़र उस लड़के की तरफ देखती है जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। नकुल की नज़र भी उस तरफ जाती है तो वो कहता है, ओ मिस्टर व्योम, आप यहाँ हैं, तभी सोचो आप दिख क्यों नहीं रहे हैं। सृजा तुम जानते हो इनको? नकुल आज जो सुबह इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो इनकी कंपनी के साथ ही थी जो काफ़ी अच्छी रही। व्योम उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मीटिंग तो काफ़ी अच्छी थी, और मैं यहाँ से गुजर रहा था, यह मोहतरमा यहाँ अकेली खड़ी थी तो बस इनसे बात करने लगा था। ये मोहतरमा वैसे कुछ परेशान सी लग रही थी तो सोचा इनसे कुछ बात कर लूँ। नकुल सृजा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यह मोहतरमा मेरी वाइफ है, इन्हें ही ढूंढ रहा था मैं, और वह यहाँ खड़ी थी। व्योम, ओह ग्रेट, लगता है कुछ ही टाइम पहले आप लोगों की शादी हुई है। नकुल सिर हिला देता है और कहता है, हाँ अब पार्टी में चलिए, बातें तो होती रहेंगी, अभी सबसे मिल लेते हैं। तीनों बाहर हॉल में आ जाते हैं। व्योम एक नज़र सृजा को देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर दूसरी तरफ चला जाता है। रिदान और छवि भी अब तक नकुल और सृजा को देख चुके थे। वो जानबूझकर उनके पास आते हैं। रिदान नकुल से हाथ मिलाते हुए कहता है, मिस्टर नकुल, बहुत सुना है आपके बारे में, आज मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। छवि सृजा के पास खड़ी होकर धीमी आवाज़ में उससे कहती है, सॉरी, हम लोग ने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया था, पर अब हमें भी सच पता चल गया है और सबूत भी है मेरे पास, ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल भी करेंगे। सृजा हैरानी से, सबूत? कैसा सबूत? तुम लोगों ने कुछ नहीं बताया। छवि, वो तुम रहने दो, मैं संभाल लूँगी। फिर थोड़ा उदास होकर कहती है, सृजा आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम चाहती हो तुम्हें इंसाफ मिले, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं अब रिधान को नहीं खो सकती। तुम जो कहोगी तुम्हें मिल जाएगा, जैसा चाहोगी वैसा होगा, बस प्लीज़ रिधान और मुझे एक दूसरे से दूर मत करना। सृजा उसकी बात सुनकर फीसका सा मुस्कुरा देती है, रिधान मेरा नहीं तुम्हारा ही है, शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था, चिंता मत करो, तुम्हारा रिधान तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाएगा। मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ और शायद खुश भी हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। छवि उसके हाथ पकड़ लेती है और खुश होकर कहती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, खुद दर्द में होकर भी मेरे बारे में सोचा, सच में यू आर अमेजिंग। नकुल और निधान दोनों की नज़र इन दोनों लड़कियों पर ही थी जो आपस में क्या बातें कर रही थी यह उन्हें भी नहीं पता था। रिधान, नकुल एक बात कहनी थी तुमसे, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था या सृजा के साथ मेरा रिश्ता कैसा था, क्या था, लेकिन अब छवि ही मेरी ज़िंदगी है, तो उम्मीद करूँगा तुम सृजा को संभाल लोगे। आई नो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, कैसे और कब हुई मुझे नहीं जानना, बट मैं खुश हूँ सृजा के साथ कोई है जो उसकी मदद कर रहा है आगे बढ़ने में। नकुल उसकी बात सुनता है, फिर सृजा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता है और मुस्कुराते हुए रिधान से कहता है, सही कहा तुमने, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, उसके लिए मुश्किल है पर वो बहुत कोशिश कर रही है, नहीं तो वो छवि से इतना मुस्कुराकर बात न करती। सृजा की जगह कोई और होता तो वो अब तक छवि को और तुम्हें ना जाने कितनी खरी खोटी सुना चुका होता। रिधान, शायद सही कह रही हो तुम, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ भी सब ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जिसने गलत किया है उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। रिधान उससे बोलता है। नकुल सिर हिला देता है। अब आपस में बातें कर रहे थे। सृजा ने एक बार फिर रिधान की तरफ देखा था, या कहो वो देखना ही नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद खाना खाकर सब अपने अपने घर निकलते हैं। रिधान और छवि आखिर में नकुल और सृजा से मिलते हैं। दोनों ही मुस्कुरा देते हैं तो रिधान और छवि को अच्छा लगता है, नहीं तो एक गिल्ट उनको अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान कर रहा था। वो दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। रिधान
रिधान छवि के घर के रास्ते की तरफ चलने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद छवि मिस्टर रहेजा से हुई बात के बारे में उसे सब बता देती है और साथ ही रिकॉर्डिंग भी सुना देती है। वो सुनते ही रिधान कार झटके से रोक देता है। इस समय वो रास्ता पूरा सुनसान था। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है तो वो कार से बाहर आ जाता है। छवि समझ सकती थी अपने पापा के बारे में यह सब सुनकर उसे कितना बुरा लग रहा होगा। रिधान की आंखें नम हो जाती हैं। वो वहीं सड़क पर बैठ जाता है। छवि उसके पास आती है और खुद भी घुटनों के बल उसके पास बैठ जाती है। रिधान की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो छवि का हाथ पकड़ कर कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मान लो उस एक्सीडेंट में मुझे कुछ हो जाता तो? उन्होंने अपनी नफरत में मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? छवि उसे रोने देती है और उसको गले लगा लेती है। रिधान का रोना उसके अंदर चुभ रहा था, पर इस समय वो चाहती थी रिधान अपना दिल हल्का कर ले। कुछ देर में रिधान को संभाल लेता है और छवि से कहता है, तुम तो मेरे साथ गलत नहीं करोगी ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? छवि, कभी नहीं। मेरी जिंदगी बन चुके हो तुम, तो मैं अपनी जिंदगी से कैसे अलग हो सकती हूँ? दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कुछ देर बाद वापस घर की तरफ चल देते हैं। नकुल और सृजा भी घर आ जाते हैं। नकुल अपने कार में जाने लगता है तो सृजा उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नकुल, प्लीज़ कल बात करें, आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ तो अभी नींद आ रही है। प्लीज़ सृजा, कल बात करें। सृजा, ठीक है तुम जाओ, कल बात कर लेंगे। नकुल चला जाता है। सृजा भी अपने कमरे में जाती है और चेंज करके बेड पर लेट जाती है। उसके सामने रिधान का चेहरा आ रहा था। वो अपनी आंखें बंद करती है तो नकुल के साथ बिताया अच्छा वक्त उसके सामने घूमने लगता है। वो खुद से कहती है, छवि के साथ गलत नहीं कर सकती मैं। अब रिधान पर मेरा कोई हक नहीं है। वो छवि का हो चुका है। अभी नकुल ही है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म होगी तब क्या होगा मुझे नहीं पता, पर तब तक मैं अच्छी अब यादें अपने साथ रखना चाहती हूँ जिनके सहारे जी सकूँ, क्योंकि आगे अकेले ही बढ़ना पड़ेगा मुझे। कुछ ही देर में वो भी सो जाती है। सब ठीक होगा या बिखर जाएगा यह तो आने वाला समय में पता चलेगा। अगला दिन नकुल किसी ज़रूरी काम से जल्दी ही कहीं चला जाता है तो सृजा को मौका ही नहीं मिलता बात करने का, जिस वजह से वो सोच में पड़ जाती है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ नकुल से अपनी बात करने की, पर मौका ही नहीं मिल रहा। पर जल्द से जल्द मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। रिधान अपने कमरे में परेशान सा बैठा था। कुछ सोचकर वो अपने डैड के कमरे में जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से मिस्टर राजीव की आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। रिधान अंदर आ जाता है तो राजीव जी उससे कहते हैं, तुम क्यों नॉक कर रहे थे? तुम्हें मना थोड़ी है अंदर आना, ऐसे ही आ जाते। मना थोड़ी करता मैं। रिधान गंभीर होकर, क्या पता आपका कोई राज देख लूँ जो आप बताना ना चाहते हो, इसलिए नॉक करके आया हूँ। मिस्टर राजीव, यह क्या कहना चाह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, बताओ कुछ काम था क्या या कुछ चाहिए था? रिधान, नो डैड, बस कुछ पूछना था। आपको पता है क्या मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो मतलब आजकल मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिखता है और कोई लड़की भी दिखती है जिसके साथ शायद मैं बहुत खुश था। आप जानते हो क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछने चला आया। आप कुछ जानते हो क्या? राजीव जी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है जो साफ नज़र आ रहा था उनके चेहरे से। वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ और लड़की कोई नहीं थी, ऐसे ही सोच रहे होंगे तुम। रिधान उनके चेहरे को देखते हुए, सच में डैड ऐसा ही है ना? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मिस्टर राजीव ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए, ना नहीं, मुझे क्या होगा, सब ठीक है, ज़्यादा मत सोचो तुम। अब तुम्हारी ज़िंदगी में छवि है तो बस उसके बारे में ही सोचो। अगले महीने तुम्हारी शादी है उससे। रिधान सिर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। फिर अपने डैड से कहता है, वैसे किसी न किसी को तो कुछ पता होगा ना? अगर मेरे एक्सीडेंट में किसी का हाथ हुआ ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। चलिए आप करिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ।
रिधान बाहर चला जाता है तो मिस्टर राजीव खुद से बड़बड़ाने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिधान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, जरूर वो लड़की इसके सामने आई है इसलिए इसको यह सब याद आ रहा है, इसलिए लड़की को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा मुझे, और कोई रास्ता नहीं है वरना मेरा बेटा फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। रिधान कमरे से बाहर आकर खुद से कहता है, डैड आपकी घबराहट ने बता दिया, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, पर आप कुछ गलत मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं आपके साथ एक छत के नीचे रहना बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ। मिस्टर राजीव हड़बड़ाते हुए किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, उस लड़की को मेरे रास्ते से हटा दो, मेरे लिए मुसीबत पैदा कर रही है वो। सामने से आवाज़ आती है, जी बॉस जैसा आप चाहें। रिधान ऑफिस चला जाता है और मिस्टर राजीव सृजा को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। सृजा अकेले बोर हो रही थी, कुछ देर में वो विधि से बात कर लेती है, पर विधि भी काम करने चली जाती है तो उसे बहुत बोरियत होती है। वो नकुल को कॉल करने का सोचती है और अपने कमरे से फ़ोन लाकर उसे कॉल करती है, पर नकुल कॉल ही नहीं रिसीव करता। सृजा पता नहीं इतना कहाँ बिजी है, सुबह भी जल्दी चला गया और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा, क्या करूं, अब बोरियत होने लगी है, मैं तो ऐसे घर पर नहीं रह पाऊंगी, कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ, वैसे भी आगे काम आएगा। यह सोचकर वो अपने फ़ोन में घुस जाती है और अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढने लगती है। काफ़ी देर तक वो इसी में लगी रहती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। विधि जब उससे लंच के लिए कहती है तब जाकर उसे टाइम का एहसास होता है। वो एक बार और नकुल को कॉल करती है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सृजा गुस्से में फ़ोन पटक देती है और खाना खाने चली जाती है। थोड़ा सा खाने के बाद उसका मन ही नहीं होता तो वो अपने रूम में चली जाती है। बेड पर बैठी वो नकुल को कॉल क्यों नहीं लगा यही सोचती रहती है और खुद में बड़बड़ाती है, जब उठाना ही नहीं होता तो यह लोग फ़ोन रखते ही क्यों हैं, लेकिन मुझे क्या, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, वो कॉल नहीं उठा रहा तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। इतना बोलकर वो पेट के बल लेट जाती है और तकिए को अपने सिर पर मारकर कहती है, सृजा तो पागल हो गई है, तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है वो फ़ोन उठाए या नहीं, तो कौन सा उसकी सच में बीवी है। वो बेड पर लेटी खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी, या यह कह सकते हैं खुद को ही समझा रही थी। नकुल क्रश के साथ शहर से बाहर एक जगह पर आया था, वो वहाँ पर ज़मीन देख रहा था जो वो खरीदना चाहता था, पर उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था उसे यह ज़मीन कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। वो क्रश से कहता है, तुझे क्या लगता है यह ज़मीन सही रहेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। क्रश, कुछ ठीक लग तो नहीं रही है, अच्छा हुआ आपने इन्वेस्ट करने से पहले आकर देख लिया, तभी वो आदमी हमें ज़मीन दिखाने में ना नुकुर कर रहा था, वो तो मैंने सोर्सेज से पता किया है, कुछ खास नहीं है ये ज़मीन, डील कैंसिल कर दें, वैसे भी अभी कौन सा पैसे दिए हैं। नकुल, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, रुक अभी फ़ोन करके तुरंत ही मना करता हूँ। वो फ़ोन निकालता है तो यहाँ नेटवर्क ही नहीं था। क्रश कहता है, चल बाद में फ़ोन कर लेना, अभी हम निकलते हैं, नहीं तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। नकुल सिर हिला देता है। क्रश ड्राइविंग सीट पर बैठता है और शहर की तरफ कार मोड़ लेता है। नकुल किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था पर कॉल लग ही नहीं रहा था। क्रश उसकी हरकतें नोटिस कर रहा था। क्रश, बोला तो है ना बाद में ट्राई कर लेना कॉल, यहाँ नेटवर्क कहाँ आ रहा है। नकुल, अरे वो सृजा की मिस कॉल पड़ी हुई थी, उसी को ट्राई कर रहा था, परेशान हो रही होगी, उसे बताया ही नहीं था, अचानक से ऐसे ही आ गया मैं, अब कॉल भी नहीं लग रहा ना। क्रश यह सुनकर मुस्कुरा देता है तो नकुल उसे घूरते हुए कहता है, क्या है, क्यों मुस्कुराए चले जा रहा है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराता है, कहीं मुंह ना तोड़ दूं मैं तेरा। क्रश, वहाँ मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो वो भी गलत है, और जो तू खुद प्यार में पड़ गया है उसका कुछ नहीं, खुद को देख पहले, कैसे सृजा का नाम आते ही आंखें चमक जाती हैं। नकुल बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगता है। सृजा दवाइयों की वजह से कुछ देर के लिए सो जाती है, शाम को उसकी आंख खुलती है
तो वो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाती है। उसका सिर काफ़ी भारी भारी लग रहा था। वो नीचे आती है और खुद के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद वो पूरे घर में इधर से उधर भटकने लगती है। उसकी नज़र हॉल के साइड में बने एक दरवाजे की तरफ जाती है जो ऐसे ही बंद था। सरेजा उसे खोलकर अंदर जाती है तो अंदर छोटा सा बार जैसा बना था, मतलब वहाँ अलग अलग तरह की ड्रिंक्स रखी हुई थी। सरेजा ने वैसे कभी ड्रिंक नहीं की थी। वो बोतल्स को उठाकर देखने लगती है और खुद से कहती है, थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ क्या, शायद सिर दर्द ठीक हो जाए। इतना बोलकर वो बोतल खोलती है और ऐसे ही पी जाती है। पीने के बाद वो इतना गंदा मुंह बनाती है कि कोई भी उसे देखकर हंसने लगे, पर फिर भी वो थोड़ी और पी जाती है। वैसे करते करते उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। पहली बार की वजह से उसे नशा कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। अचानक से उसका सिर घूमने लगता है। वो बोतल वहीं रखकर बाहर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है और आंखें खोल बंद करके चारों तरफ देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद नकुल आता है तो उसे सृजा वही सोफे पर बैठी दिखती है। वो बिना कुछ कहे जाने लगता है, पर सृजा इतनी शांति से बैठी है और उसे देखकर भी कुछ नहीं बोली। तो नकुल को कुछ बात खटकती है। वो उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो तुम, सब ठीक है ना। सृजा मुस्कुराकर उसे देखती है और हंसते हुए कहती है, अरे दो दो नकुल, तुम तो एक थे दो कैसे हो गए। फिर मासूम से मुंह बनाकर बोलती है, अब तुम दोनों मुझे डांटोगे ना। नकुल को समझ नहीं आता सृजा को क्या हुआ। वो उसके थोड़ा करीब आता है तो उसे ड्रिंक की स्मेल आती है, तो वो उस दरवाजे की तरफ देखता है और अपना सिर पीट लेता है। नकुल, पागल लड़की, किसने कहा था तुमसे पीने के लिए, कुछ करने से पहले सोच तो लिया करो। नकुल उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और फिर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और किचन में जाकर नींबू पानी बनाने लगता है। वो ग्लास लेकर सृजा के कमरे में जाता है जो उदासी खिड़की के पास खड़ी थी। नकुल अभी तो इतना हंस रही थी, अब उदास क्यों हो गई। अच्छा चलो यह पी लो जल्दी से। सृजा गिलास पर हाथ मार देती है, मुझे नहीं पीना। नकुल संभाल नहीं पाता और गिलास नीचे गिर जाता है। नकुल जमीन पर पड़े गिलास को देखता है और सृजा को गुस्से से घूरता है। सृजा उसका गुस्सा देखकर मासूम सी शक्ल बना लेती है, सॉरी गलती से हुआ। नकुल लंबी सांस लेकर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा देता है। सृजा कुछ देर उसे देखती है और फिर रोना शुरू कर देती है। नकुल हैरानी से उसे देखने लगता है। सृजा आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है और रोते हुए कुछ बोलने लगती है। नकुल को उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, पर जब उसने ध्यान से सुना और समझा तो वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने सृजा को खींचकर गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहने लगा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, अब सो जाओ अच्छे बच्चे की तरह। सृजा, पक्का कोई कुछ नहीं कहेगा। नकुल मुस्कुराकर, पक्का प्रॉमिस, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना, चलो लेट जाओ। सृजा सिर हिलाती है और उसका हाथ पकड़कर लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। नकुल उसके बगल में बैठकर सिर सहलाता है उसका और खुद किसी सोच में डूब जाता है। सृजा एकटक नकुल के चेहरे को देखती रहती है। लेकिन नकुल तो ना जाने क्या सोच रहा था। अगली सुबह नकुल अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, पर उसके दिमाग में कल की रात चल रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो उठाकर बोलता है, हाँ राज, कुछ काम था क्या। राज, गार्ड साहब आज हम काम पर नहीं आ पाएंगे, कुछ ज़रूरी काम है, तो हमने यही बताने के लिए फ़ोन किया था, आज हम नहीं आ पाएंगे। नकुल, ठीक है कोई बात नहीं, तुम कर लो अपना काम। राज, जी साहब बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके सामने उसकी माँ बीमार सी लेटी हुई थी। वो उन्हें संभाल कर उठाता है और बाहर खड़े ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल चला जाता है। उसके जाते एक आदमी दीवार के पीछे से बाहर आता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस जैसा आपने कहा था गार्ड पर नज़र रखकर उसको भटकाने की कोशिश करें, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आज खुद काम पर नहीं गया, मौका अच्छा है, आज ही लड़की को उठा ले। सामने से मिस्टर राजीव जी की आवाज़ आती है, अच्छी बात है, ध्यान से करना काम, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
आदमी, जी बॉस, हम अभी उसके घर के लिए निकलते हैं। कॉल कट जाती है। वो आदमी अपने साथियों के पास जाता है और वैन में बैठकर सृजा के घर की तरफ चलने के लिए कहता है। सृजा उठती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। फिर किचन में काम कर रही कुक से बोलकर अपने लिए कड़क चाय बनवाती है। नकुल भी नीचे आता है और उसके सामने बैठकर उसे घूरने लगता है। सृजा उसे नज़रअंदाज करती रहती है, पर नकुल अपनी नज़रें नहीं हटाता। तो वो चिढ़कर कहती है, क्या है, क्यों घूरे जा रहे हो इतनी देर से? क्या हुआ है तुम्हें? नकुल, क्या क्या कांड किया है तुमने? पता नहीं है क्या जो ऐसा सवाल कर रही हो? अब बताओ, क्यों गई उधर जब दरवाज़ा बंद था? सृजा हिचकिचाते हुए बोर हो रही थी तो सोचा घर में ही घूम लो, उधर चली गई। फिर सोचा एक बार थोड़ी सी पी कर देखती हूँ कैसी होती है, और उस चक्कर में ज़्यादा पी ली थी। अब घूरना बंद करो, काम करो अपना। नकुल, अब दोबारा वहाँ मत पहुँच जाना, वरना अगली बार मैं नहीं संभालने वाला। घूमती रहना ऐसे ही पूरे घर में। सृजा मुँह बनाती है। तब तक उसकी चाय आ जाती है। नकुल लैपटॉप पर काम करते हुए चोर नज़रों से सृजा को ही देख रहा था। सृजा चाय पीती है और मुस्कुरा कर कहती है, अब थोड़ा अच्छा लगा। सृजा, माली काका आ गए होंगे, मैं थोड़ी देर उनके साथ गार्डन में काम करने जा रही हूँ, वरना यहाँ बैठे बैठे तो बोर हो जाऊंगी। नकुल उसे देखता है पर कुछ कहता नहीं, तो सृजा उसे घूरती हुई बाहर चली जाती है। बाहर गार्डन की देखभाल करने वाले काका पौधों में पानी दे रहे थे। सृजा उनके पास आकर कहती है, काका, मैं कुछ मदद करूं? काका, नहीं बेटा, आप बैठो, मैं कर तो रहा हूं ना काम, यह काम मेरा है। सृजा बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए, प्लीज़ काका, कुछ तो करने दो, मैं बोर हो रही हूँ। काका हंस पड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम पौधों को पानी दे दो, मैं कटाई कर देता हूँ। सृजा खुश होकर सिर हिला देती है और पानी देने लगती है। वो पेड़ों को देखकर खुश हो रही थी। तभी गेट के पास से आवाज़ आती है, जैसे कोई बुला रहा हो। वो वहाँ जाकर देखती है तो एक आदमी खड़ा था। सृजा, जी आप कौन और क्या काम है आपको? आदमी, जी वो एक एड्रेस पूछना था, आप बता सकती हैं क्या? सृजा उस आदमी को पूरा स्कैन करती है और मना करते हुए कहती है, सॉरी, मुझे इस एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप कहीं और जाकर पूछ लीजिए। वो आदमी मुस्कुरा देता है, बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें, नहीं तो हम खुद पता कर लेंगे। सृजा उस पर चिल्लाती है, निकल जाओ यहाँ से, बात करने तक की तो तमीज़ नहीं है। आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है। तब एक काका उसकी आवाज़ सुनकर गेट पर आ चुके थे। वो किसी आदमी को सृजा को ले जाते देखते हैं तो अंदर जाते हुए नकुल को आवाज़ लगाते हैं, साहब वो बिटिया को कुछ आदमी लोग अपने साथ ले गए, जल्दी चलो। नकुल उनकी आवाज़ सुनकर तेज़ी से आता है और पूछता है, क्या हुआ, कहाँ है सृजा? काका, वो सृजा बिटिया गेट के पास गई थी, कोई बुला रहा था। फिर अगले ही पल उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं देखने गया, वहाँ कोई आदमी उसे पकड़कर वैन में ले जा रहा था। नकुल, शिट, आपने देखा वो किस तरफ गए हैं या उनकी वैन का नंबर कुछ भी देखा हो? काका एक तरफ इशारा करके कहते हैं, वो लोग उस तरफ गए हैं लेकिन नंबर तो हम नहीं देख पाए। नकुल, ठीक है, आप बैठिए, मैं जाता हूँ पता करने, गेट बंद कर लीजिए, कोई भी आए तो गेट मत खोलना आप लोग। काका सिर हिला देते हैं। नकुल अपनी कार निकालता है और क्रश को कॉल करते हुए कहता है, क्रश जल्दी पास के पुलिस स्टेशन इमरजेंसी है। वो तेज़ी से पुलिस स्टेशन जाता है, तुरंत ही क्रश भी आ जाता है। तो नकुल उसे सारी बात बता देता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो लोग तुरंत ही अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स को सृजा को ढूंढने में लगा देते हैं। नकुल वापस से कार में आता है और कुछ सोचने लगता है। क्रश उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछता है, क्या सोच रहा है, क्या बात है नकुल? मुझे मिस्टर राजीव पर ही शक हो रहा है, उनके अलावा सृजा की दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन अब सृजा रिधान की लाइफ से जा चुकी है तो वो क्यों ही करेंगे ऐसा? कोई कौन हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। क्रश, रिधान को कॉल करके पूछ, मिस्टर कपूर उसके साथ है या कहीं बाहर गए हैं? नकुल सिर हिलाता है और रिधान को कॉल लगाता है। रिधान ने उसने अपना कार्ड दिया था, इसलिए नकुल के पास उसका नंबर था। 2 रिंग जाने के बाद ही रिधान कॉल उठा लेता है। नकुल बिना इधर उधर की बात किए उससे कहता है, रिधान, मैं नकुल बोल रहा हूँ, क्या मिस्टर कपूर तुम्हारे साथ है?
विधान हाँ, मतलब है तो नहीं, पर अभी यहीं ऑफिस में मेरे साथ बैठे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, पर उन्हें किसी का कॉल आया तो वो निकल गए। अभी तो यहाँ नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नकुल, सृजा का किसी ने किडनैप किया है, और अगर इसमें मिस्टर कपूर का हाथ हुआ ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सृजा जैसा नहीं हूँ जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ करता रहे। मैं उनको साफ करने पर बिलीव करता हूँ। तुम्हें पता चले वो कहाँ है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? रिधान, वेट, मैं यह नहीं कहूँगा वो इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अब उनकी हरकतों से वाकिफ़ हूँ मैं। उनका कार का सिस्टम मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, तो मैं अभी लोकेशन चेक करके तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। नकुल, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। अगर सृजा को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सृजा को कुछ नहीं होना चाहिए। रिधान कॉल कट करके तेज़ी से फ़ोन में कुछ चेक करने लगता है। उसे अपने फ़ोन में एक कार की लोकेशन दिखने लगती है। वो तुरंत ही नकुल को वो लोकेशन सेंड कर देता है। नकुल क्रश को फ़ोन पकड़ा देता है और उसे कहता है रास्ता बताते रहना, और इंस्पेक्टर को लोकेशन सेंड करके वहाँ पर चेक करने के लिए बोल लो। क्रश वही करता है जो नकुल ने उससे बोला। नकुल फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। गुस्सा और चिंता दोनों ही उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। सृजा की आंख पर पट्टी बंधी थी, साथ ही उसके दोनों हाथ भी बंधे थे। दो आदमी उसे पकड़कर वैन से बाहर निकालते हैं और एक जगह खड़ा कर देते हैं। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, तेरी वजह से जीना मुश्किल हो रहा है मेरा, तो सोचा तुझे ही खत्म कर दूं। सृजा को यह आवाज़ जानी पहचानी लगती है, पर वो समझ नहीं पाती कि कौन है। सृजा उस आदमी की आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो किसकी आवाज़ है। कृष्ण नकुल के साथ आ रहा था। वो जहाँ कार रुकती है वहाँ की लोकेशन देखकर कहता है, यह राजीव कपूर बीच पर क्यों गया है? अगर उसे सृजा को किडनैप करके ले जाना था तो कहीं सुनसान जगह ले जाना चाहिए। कहीं हम फालतू में ही उस पर शक तो नहीं कर रहे ना? नकुल, अब जो भी हो रहे हैं होने दे, तो एक बार तो देखना ही पड़ेगा कि सृजा वहाँ है कि नहीं। उधर वो आदमी सृजा की आंखों से पट्टी हटा देता है तो सृजा सामने खड़े आदमी को देखकर पहचानने की कोशिश करने लगती है। वो आदमी हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है, पहचान नहीं पाए मुझे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, मैं राजीव कपूर, तुम्हारे पुराने आशिक का बाप। लेकिन मानना पड़ेगा तुझे, नया आशिक फंसा लिया। सृजा हैरानी से उन्हें देखने लगती है और कहती है, आप जैसे लोगों की ना सोच ही खराब होती, सबको अपने जैसा समझते हैं। मुझे कम पैसों में भी जीना आता है। प्यार करती थी इसलिए उसके साथ थी, पर अब छवि उसकी ज़िंदगी में आ गई है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? राजीव कपूर आगे बढ़कर उसके बाल खींचते हुए कहते हैं, तेरी वजह से वो फिर से मुझसे दूर हो रहा है। उसे सब याद आने लगा है, और अगर ऐसा हुआ तो वो चला जाएगा। जब तक तुम उसके सामने आती रहोगी वो याद करने की कोशिश करता रहेगा। तो अच्छा यही है कि तुझे ही रास्ते से हटा दे। दर्द की वजह से सृजा की आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर राजीव उसे छोड़ देते हैं और उसके सिर पर गन रख कर कहते हैं, मार कर तुझे यही समुंदर में फेंक दूंगा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। गन देखकर भी सृजा के चेहरे पर डर नाम की चीज़ नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, गलत फहमी है आपकी, नकुल मुझे बचाने आ ही जाएगा, देख लीजिएगा। राजीव जी उसकी मुस्कान देखकर आग बबूला हो जाते हैं। वो उसे घसीटते हुए किनारे तक ले जाते हैं और चीख कर कहते हैं, कहाँ है तेरा नकुल, देख नहीं रहा मुझे? तभी पीछे से आवाज़ आती है, आपने याद किया तो मैं आ गया। राजीव जी हड़बड़ाकर पीछे देखते हैं तो सामने नकुल खड़ा था। वो अपने आदमियों से इशारा करके उसको पकड़ने के लिए कहते हैं। दो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो पीछे से क्रश भी आ जाता है और दोनों लोग एक एक आदमी को संभाल लेते हैं। अपने आदमियों को ऐसे पिटते देख राजीव जी हड़बड़ा जाते हैं और सृजा के सिर पर गन रखकर उन दोनों से कहते हैं, रुक जाओ वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। क्रश और नकुल तुरंत रुक जाते हैं तो बाकी के आदमी उन्हें जल्दी से पकड़ लेते हैं। यह देख राजीव जी हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है वरना तुम दोनों को भी इसी के साथ यहीं फेंक दूंगा। नकुल उसे गुस्से से घूरने लगता है और चीखते हुए कहता है, अगर मेरी सृजा को कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं बचोगे तुम।
आखिर और कितना गिरोगी मिस्टर राजीव? कहीं ऐसा ना हो आपके बेटे को आपकी करतूत पता चल गई हो। सृजा तो बस नकुल के मुंह से मेरी सृजा सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखती रहती है। उसे कहीं ना कहीं यह सुनकर अच्छा लगा था, पर क्यों यह उसे समझ नहीं आया था। राजीव जी गन का ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, रुक जाइए डैड। राजीव जी हैरानी से उधर देखने लगते हैं जहां रिधान और उसके साथ पुलिस वाले खड़े थे। राजीव जी की पकड़ सृजा पर से छूट जाती है। नकुल इसी बात का फ़ायदा उठाता है और जो आदमी उसे पकड़ा था उसे धक्का देकर सृजा को अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे पर हाथ रख कर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? सृजा सिर हिला देती है। रिधान अपने डैड के पास जाता है और उन्हें देखते हुए कहता है, और कितना गिरेंगे डैड? आपका सच मुझे पता चल चुका था, तभी आपसे बात करने आया था मैं, पर आप कुछ नहीं बोले उस समय। बस मैं यही बात सोच रहा था कि बस आप कुछ और बुरा ना करें, पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अरे नफ़रत में इतना क्या अंधा होना कि आपको अपने बेटे की भी चिंता नहीं हुई और अब सृजा को तकलीफ़ ही दिए जा रहे हैं। राजीव जी बेटा, यह सब मैं तेरे लिए कर रहा था, यह लड़की बस तेरा फ़ायदा उठा रही थी। रिधान रहने दीजिए डैड, सच में जानता हूँ फ़ायदा वो नहीं आप उठा रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मुझे छवि के साथ शादी करने के लिए कह रहे थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि छवि इतनी समझदार है और सब समझती है। अब बहुत हुआ, आपको आपके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तब बढ़ाते रहिएगा आप अपना बिजनेस। राजीव जी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर रिधान उनकी तरफ नहीं देखता, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो इंस्पेक्टर से कहता है, आप ले जाइए इन्हें और इनके गुनाहों की सज़ा दीजिए, वरना ना जाने कितने लोगों की जान को खतरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर सिर हिलाते हैं और हवलदारों को इशारा करते हैं। वो आगे बढ़कर मिस्टर राजीव के हाथ में हथकड़ी पहनाते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। वो रिधान को कई आवाज़ें लगाते हैं, पर रिधान जानबूझकर अनसुना करता रहता है। उनके जाने के बाद वो सृजा के पास आता है और सिर झुकाकर उससे कहता है, माफ़ करना, मेरे डैड की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, पर अब ऐसा नहीं होगा। भले वो मेरे डैड हैं, पर उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है जिसकी सज़ा मिलना ज़रूरी है। सृजा कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। रिधान मुस्कुरा देता है, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नकुल को अकेला मत छोड़ना, तुम दोनों ही एक दूसरे को संभाल सकते हो। अब मैं चलता हूँ, छवि भी इंतज़ार कर रही होगी। वो दोनों सिर हिला देते हैं। रिधान जाने लगता है, पर वो एक बार मुड़कर उन्हें देखता है और अपने मन में कहता है, सृजा तुम्हारे लिए मैं नहीं नकुल ही सही है। वो तुम्हें बेहद प्यार करता है, जो उसकी आंखों में दिखता है। भगवान तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रहे। वो वहाँ से चला जाता है। क्रश नकुल से कहता है, तुम कार से सृजा के साथ निकल जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ। नकुल सिर हिला देता है और सृजा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। क्रश उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है और खुद भी निकल जाता है। शेखावत विला। सृजा और नकुल दोनों हॉल में बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। नकुल खामोशी तोड़ते हुए कहता है, अगर कुछ हो जाता तुम्हें क्या करता? ऐसे बिना किसी को जाने क्यों गई गेट के पास देखने के लिए? सृजा मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ इस बार टोकना मत, बहुत सीरियस बात है। मुझे जिया के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। नकुल, शायद मैं जानता हूँ कि तुम क्या बताना चाहती हो। खैर बताओ, मैं पक्का कुछ नहीं बोलूँगा बीच में। सृजा सिर हिला देती है और कहती है, तुम जब नशे में थे तब तुमने मुझसे कहा था कि मैंने जिया को मारा है, जो सरासर गलत है। मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नकुल उठकर उसके पास आ जाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहता है, अगर तुम रोना बंद करोगी तभी मैं सुनूंगा, वरना मुझे नहीं जानना कुछ। सृजा अपने आंसू पोंछ लेती है। यह बात तुमसे ही रिलेटेड है, सुनना तो तुम्हें पड़ेगा ही,
क्योंकि अब तक तुम मुझे गलत समझ रहे थे कि मैं खूनी हूँ, और अब मैं समझ गई हूँ। तुमने मुझसे सज़ा देने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। सृजा यह सब बोलते हुए पिछली यादों में खो जाती है और नकुल को पूरी बात बताने लगती है। नकुल उसकी तरफ गौर से देखता है और उसकी बातें सुनता रहता है। पहले वो उतनी बात बताती है जितना वो खुद पहले सोच रही थी। रिधान से मिलना, प्यार का इजहार, उसका घर छोड़ना और फिर अचानक से बिजनेस का लॉस में जाना। सृजा बिजनेस में लॉस में था। जिया ने उसकी मदद की तो हम दोनों ही उसके शुक्रगुजार थे, पर उसके मदद करने के पीछे कुछ और ही राज था। हमें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं था, बस इतना ही पता था कि वो अपने पापा के साथ रहती है और एक जिद्दी घमंडी लड़की है। वो रिधान को देखते उसे पसंद करने लगी थी और कुछ न कुछ उसके करीब आने की कोशिश करती। एक दिन तो हद हो गई, वो रिधान को नशा करवा के ना जाने क्या करने चली थी। उसने कई बार मुझ पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की, पर रिधान हमेशा मुझे बचा लेता था। रिधान ने हजारों बार उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच हमें पता चला कि उसके डैड की मौत हो गई है। हमने सोचा अब शायद वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए, पर हम गलत थे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। एक दिन धोखे से वो मुझे अपनी ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई और मुझे मारने की कोशिश की, पर रिधान को वक्त रहते इस बात का पता चल गया था। वो वहाँ आया, पर शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। जिया ने मुझे सबसे ऊपरी मंजिल से धक्का देने की कोशिश की, पर उसका पैर खुद ही कहीं फंस गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो खुद नीचे गिर गई। उसी समय रिधान वहाँ आया और मैंने डरते डरते उसे सारी बात बता दी। मैं नहीं बचा पाई जिया को, पर मेरी गलती नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया था। वो मेरे सामने नीचे गिरी। वो पूरी खून से लथपथ थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। कुछ दिन तक मैं इस सदमे से निकल ही नहीं पाई। मुझे हर वक्त डर लगा रहता कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर रिधान ने जिया का अंतिम संस्कार कर दिया है। अपने सोर्सेज से इस केस पर मिट्टी डाल दी। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी मौत का सच पता करने के लिए केस खुलवाता। कुछ दिन मैं यह बात भूल गई। फिर जब तुमने नशे में वो बात कही और क्रिस से पता चला जिया तुम्हारी बहन है, मैं खुद बहुत गिल्टी फील कर रही थी। कब से तुम्हें यह सब बताने की कोशिश कर रही थी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। अपनी बात खत्म करते ही वो रोने लगती है और सिसकते हुए कहती है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, जो कैसे और क्यों हुआ पता ही नहीं चला। पर मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। नकुल उसको अपने सीने से लगा देता है। मुझे सब पता था। तुमने नशे में यही सब बोला था। हाँ, ठीक से समझ नहीं आया था, पर मैं समझ गया था। यह सब एक्सीडेंट है, किसी की गलती नहीं थी। इसमें अब खुद को दोष देना बंद करो। जिया ने ना जाने कितने लोगों के साथ गलत किया, तो कर्मा तो उसे सजा देगा ही ना। तो समझ लो उसी वजह से उसकी मौत हुई है। मुझे उसके खास आदमियों से पता चला यह तुमने किया है। मैंने भी बिना किसी जांच पड़ताल के उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और तुमसे बदला लेने के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब तुमने उस दिन नशे में यह सब बोला तो मैं सोच में पड़ गया और मैंने उन लोगों से बात की जो उस समय कंपनी में थे या कभी उन्होंने जिया के साथ काम किया, और सबसे एक ही बात पता चली कि जिया को जो चाहिए होता था उसके लिए वो सारी हदें पार कर देती थी और उसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। मुझे माफ़ कर देना। बदला लेने के लिए मैंने यह सब किया और तुम्हें मजबूर करके रिधान से दूर किया और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कहा। आई एम रियली सॉरी। हो सके तो माफ़ कर देना सृजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी बहन के प्यार के लिए यह सब किया। और रही बात रिधान से अलग होने की, तो उसका साथ शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी चीज़ें नहीं होती जो शायद तुम नहीं मिलते मुझे। तुम सच में बहुत अच्छे हो। नकुल मुस्कुरा देता है और प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। सृजा उसके इस तरह देखने से थोड़ा असहज हो जाती है और
वहाँ से भाग जाती है। नकुल हंसकर अपने बालों में हाथ फेरता है और अपने कमरे में चला जाता है। रिधान भी घर पहुंचकर छवि को सब कुछ बता देता है। छवि सृजा के लिए थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे कॉल करती है। सृजा अपने कमरे में बैठी नकुल की हरकतों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करती है तो छवि तुरंत उससे पूछती है, सृजा तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हमारी वजह से तुम्हें इतना झेलना पड़ा। सृजा, अरे बस रुक जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नकुल सही टाइम पर आ गए थे और रिधान ने भी सब संभाल लिया। छवि, सच में नकुल तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। सृजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। छवि, यह झूठ तुम मुझसे बोल रही हो या खुद से? मुझे नहीं पता तुम दोनों के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, पर अब जो है वो प्यार है। कभी सोचना आखिर नकुल तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों कर जाता है? तुम्हें दर्द में देखकर वो क्यों भड़क जाता है? तुम्हें उसका प्यार नज़र आ जाएगा। चलो अपना ध्यान रखना, मैं फ़ोन रखती हूँ और मैंने जो कहा है उसे भी सोचना। सृजा बोलकर कॉल कट कर देती है। छवि की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो सिर झटकती है और अपना सामान समेटने लगती है। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। सृजा घर में बोर होती थी, इसलिए उसने नकुल से जॉब की बात कही। नकुल ने उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोला। पहले तो सृजा मना करती है, पर फिर वो मान गई और नकुल के साथ ही ऑफिस जाती। क्रश अभी भी अपने ही काम में लगा था। काफ़ी दिन बीत चुके थे जब सबकी जिंदगी का बड़ा तूफान खत्म हो चुका था। आज सृजा और नकुल तैयार होकर द स्काईलाइन लॉन पहुंच जाते हैं। आज वहां रिधान और छवि की शादी थी। सृजा अब रिधान को पूरी तरह भूल चुकी थी, क्योंकि अब वो किसी और का था। रिधान के सामने रहने या ना रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दोनों जाकर दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट्स के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। रिधान और छवि दोनों ही उनको यहाँ देखकर बहुत खुश थे। छवि तो इतनी खुश थी, तुरंत ही सृजा के गले लग जाती है। सृजा और बाकी सब उसकी इस हरकत पर हंसने लगते हैं। वो लोग पूरी शादी अटेंड करते हैं। नकुल बार बार सृजा की तरफ ही देखे जा रहा था, जो सृजा ने नोटिस किया था। उसे एहसास था नकुल की फीलिंग्स का, पर वो नकुल के इजहार का इंतजार कर रही थी। विदाई के बाद वो दोनों भी घर चले जाते हैं। उन दोनों में अब भी छोटे मोटे झगड़े होते थे, पर मीठी नोक झोंक तो सब रिश्तों में होती है। 8 महीने बाद आज नकुल बेहद खुश था। वो सृजा के पास जाता है और उसे एक ड्रेस देकर तैयार होने के लिए कहता है। सृजा उससे बार बार पूछती है कहाँ जाना है, पर नकुल कुछ नहीं बताता, बस सरप्राइज कहकर बात टाल देता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद भी तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सृजा तैयार होकर आती है। ब्लैक कलर की डिजाइनर गाउन, खुले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, हल्का मेकअप। नकुल उसे देखकर अपने सीने पर हाथ रख देता है तो सृजा मुस्कुराकर सिर झुका लेती है। वो आगे आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। सृजा उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो? मैं गिर गई तो? नकुल, भरोसा रखा मुझ पर, कुछ नहीं होने दूंगा। सृजा उसी के साथ चलने लगती है। नकुल उसे कार में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रास्ते भर में सृजा हजारों बार पूछ चुकी थी कहाँ जा रहे हैं, पर नकुल कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर में वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। नकुल संभाल कर सृजा को बाहर निकालता है और थोड़ा आगे चलने के बाद उसकी पट्टी खोल देता है। सृजा हैरानी से चारों ओर देखती है और मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। समुद्र से कुछ दूर नकुल ने उसके लिए बहुत खूबसूरत सजावट की थी। रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में विल यू मैरी मी लिखा था और उसे अलग अलग मोमबत्तियों से सजाया हुआ था, जो अलग ही चमक रहा था। और सामने नकुल घुटनों के बल अंगूठी लिए उसके सामने बैठा था। इतनी खूबसूरत सजावट देखकर सृजा की आंखें नम हो जाती हैं। वो सिर हिलाकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है तो नकुल मुस्कुरा कर उसे रिंग पहना देता है और उठकर उसके गले लग जाता है। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला रिश्ता अब रियल में बनने वाला था। दोनों समुद्र किनारे बैठ जाते हैं, जहाँ पानी में चांद का अक्स नजर आ रहा था। सृजा ने नकुल के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। वो उसे कहती है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के लिए। नकुल, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत जो बना दिया है।
पता नहीं कब तुमसे बदला लेने के चक्कर में प्यार हो गया, लेकिन जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा था सरेजा। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा प्यार दस्तक देगा, पर तुमने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया और मेरे लिए ना जाने क्या क्या किया। नफ़रत करती थी तुमसे, पर जब तुम्हें समझा तो पता चला तुम कितने अच्छे हो। नकुल, कभी सोचा नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सफ़र इतना खूबसूरत होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो तुम्हें मुझसे पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करनी होगी, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी। सरेजा मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं तो कब से तुम्हारी ही हूँ। नकुल उसके करीब आता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। इस एहसास से सरेजा की आंखें बंद हो जाती हैं और होंठों पर मुस्कान तैर जाती है। आज उनके प्यार का साक्षी यह समुद्र और चांद बने हुए थे। वहीं सरेजा और नकुल अपने आने वाले खूबसूरत कल के ख्वाबों में खो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह के प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।